हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो जो भी आपकी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में न्यूज़ है उसको हम MCQs के द्वारा या फिर क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू सफ़र सिस्टम। सफ़र सिस्टम के बारे में बात करूं तो 2010 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था ताकि जो भी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी एयर क्वालिटी को चेक किया जा सके। लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ दिल्ली रीजन के ये जो लिए सफ़र सिस्टम के बारे में बात की गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जब लॉन्च किया गया था तो दिल्ली रीजन के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन सिर्फ दिल्ली में इसको नहीं यूज़ किया जाता। जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो इन सब के अंदर सफ़र सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इवन जो ये मैं न्यूज़ आपको करवा रही हूँ तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में मुंबई की एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग की न्यूज़ आई थी। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि सफ़र सिस्टम में एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है और एयर क्वालिटी के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको यहाँ पर मेजर किया जाता है कि उस हिसाब से एयर क्वालिटी कैसी है। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पॉल्यूटेंट्स है, पार्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, 1 हो गया, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और इसके अलावा भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है ताकि यहाँ पे एयर क्वालिटी चेक की जा सके। दूसरी तरफ सफ़र सिस्टम जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको कलर कोडिंग सिस्टम जो है ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हालांकि वो भी पॉल्यूटेंट्स की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें 8 पॉल्यूटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सफ़र सिस्टम जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर मेजर किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, जिसके अंदर और ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं उनको अलग अलग शेड्यूल्स में ऐड किया गया है। इन द सेम वे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था जो कि उसके शेड्यूल्स के रिगार्डिंग था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 6 शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें से जो 5th शेड्यूल है वो बेसिकली वर्मिन कैटेगरी इंक्लूड की जाती है। इसका मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 5th शेड्यूल है उसमें ऐसी स्पीशीज या फिर ऐसे एनिमल्स को ऐड किया गया है जिनको कल किया जा सकता है। दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस वजह से ऐसी स्पीशीज़ को शेड्यूल 5 में ऐड किया जाता है और ऐसी ही स्पीशीज़ को हम वर्मिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में देखूँ तो अलग अलग स्पीशीज़ को ऐड किया गया है, जिसमें फ्रूट बैट्स भी आते हैं, कॉमन क्रोज भी आते हैं, रैट्स भी आते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके तीनों के तीनों जो स्पीशीज़ हैं वो शेड्यूल 5 यानी कि वर्मिन जो है इंक्लूड किए जाएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इवन अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड जाके इसके बारे में बात करूं तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर वर्मिन कैटेगरी में अलग अलग स्पीशीज़ को ऐड किया गया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में रीसस मंकी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो रीसस मंकी को शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स ये एक वर्मिन की कैटेगरी में लाई करती है। इन द सेम वे अगर मैं बिहार वाले रीजन में नील गाय को देखूँ तो उनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 5th शेड्यूल में ऐड किया गया है। तो आपको थोड़ी सी वेरिएशन जो है ये देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग स्पीशीज़ को इस वर्मिन कैटेगरी में इंक्लूड करने की बात कर रही हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल एलिफेंट्स को इंक्लूड करने की बात करता है, लेकिन अभी तक उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बात करूँ तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक ऐसी बास्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी पर्सन
पर्सन जो है इसको परचेज कर सकता है, इसको सेल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी वो चाहता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो पूरे दिन जिस टाइम पे भी फ्लक्चुएट करते हैं, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे जो प्राइसेस है उसको शो किया जाता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फंड्स को एक पर्टिकुलर ब्रोकर को दे देते हैं, और ये जो ब्रोकर है इन सारे के सारे फंड्स को कोलैबोरेट करके एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है यहाँ पे। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज या फिर बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इनलिस्ट हो सकते हैं। एक तरह से इंडेक्सिंग की जाती है, और अगर आपने कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यहाँ पर बाय किया है तो एक पूरी इंडेक्सिंग के हिसाब से या फिर एक पूरी बास्केट के हिसाब से जितना भी लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, तो आपके जो शेयर्स हैं उनको भी लॉस या गेन हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। तो अगर मैं इस एयर प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो रिसेंटली कुछ कंट्रीज ने मिलकर इस कोलैबोरेशन को लॉन्च किया है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहली बात तो ये एक मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर जापान और इटली ने शुरू किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आएगा, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि इस कोलैबोरेशन के अंदर ये जो कंट्रीज हैं ये बात करती हैं कि हम 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको बनाएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। आपने ध्यान देना है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली की ये कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग कंट्रीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीसीसी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है ज़्यादातर आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलती हैं इसके अंदर, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, देन इज ओमान हो गया एंड यूएई हो गया। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो इस हिसाब से ईरान और जॉर्डन जीसीसी काउंसिल के अंदर नहीं इंक्लूड होती। दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नाविक सिस्टम, जो कि इसरो का IRNSS सिस्टम भी कहलाता है। तो अगर मैं नाविक सिस्टम के बारे में बात करूं, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसरो बात कर रहा है कि हम नाविक सिस्टम में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड्स यूज़ करते थे, जैसे कि L5 फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड S बैंड्स, अब इन्होंने बोला है कि इसके अलावा हम L1 बैंड को भी यूज़ करेंगे, जो कि GPS सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ का यहाँ पे नेविगेशन के लिए जो सिस्टम जो गूगल पे यूज़ किया जाता है, गूगल मैप्स में जो यूज़ होता है, दैट इज़ GPS सिस्टम। इसके अलावा हमारी कंट्री का जो नेविगेशन सिस्टम है दैट इज़ नाविक सिस्टम, या फिर हम इसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ IRNSS के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल 7 सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी स्पेस के अंदर, जिसमें से जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लाई करती हैं, और 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाई करती हैं। तो दैट मीन्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स नहीं हैं, 3 सैटेलाइट्स हैं। दूसरी तरफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर टोटल 4 सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स नहीं हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये नेविगेशन सिस्टम है इसरो का, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ध्यान देना है, इन्होंने अलग से सैटेलाइट्स को अब लॉन्च करने की बात की है, जिसके अंदर यहाँ पे अलग से एक फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ L1 फ्रीक्वेंसी बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड को यहाँ पे इंश्योर करती है कंट्रीज के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे जो GATT है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो कि 1940s के टाइम पे यहाँ पर बनाया गया था। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे यूरुग्वे राउंड हुए थे, और अल्टीमेटली 1995 के दौरान यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया गया जिसको हम मराकेश एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और अल्टीमेटली इसी की वजह से एक नई ऑर्गेनाइजेशन सामने देखने को मिली जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, तो उन कंट्रीज़ में जो भी ट्रेड है वो फेयर तरीके से हो, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है बाई एनुअली कंडक्ट करवाई जाती है, और इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है दैट इज़ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आर्ट बाई एनल्स। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में इसका एक आर्टिकल आया था जिसमें बात की गई थी कि जो आर्ट की एग्जीबिशन है ये कोची वाले रीजन में, केरला वाले रीजन में अभी कंडक्ट करवाई जाएगी। ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन या फिर इंटरनेशनल एक फेस्ट है जो कि अलग अलग रीजन्स में हर 2 साल बाद कंडक्ट करवाया जाता है। ये कोई कमर्शियल इंटरप्राइज, एक तरह से कमर्शियल एग्जीबिशन नहीं है, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी आर्टिस्टिक थिंग्स हैं उनको बेचा नहीं जाता। इसके अंदर जो भी म्यूजियम की चीज़ें हैं या फिर आर्टिस्टिक थिंग्स हैं उनको सिर्फ शोकेस किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि 1893 में सबसे फेमस जो आर्ट बाई एनियल है वो वेनिस में कंडक्ट करवाया गया था। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो गई हैं। और अभी वाला आपने याद रखना है कि कोची वाले रीजन में आर्ट बाई एनियल्स जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसकी ओपनिंग 23 दिसंबर को है। पोस्टपोन दी गई है, ऐसे 13 दिसंबर को की जानी थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लिसानी मैप ड्रग। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था, अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया था कि एल्जाइमर डिजीज जिन भी पर्सन को है उनके ऊपर इस ड्रग का टेस्ट किया जा रहा है। और ये भी देखने को मिला है कि इस ड्रग को यूज़ करने के बाद एल्जाइमर डिजीज़ जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। अगर मैं बात करूँ एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, ज़्यादातर हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से बना रहता है। और न्यूरॉन में एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड। तो ये एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इस पर्सन को डिमेंशिया हो सकता है, ये चीज़ों को भूलने लगता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो दैट मीन्स ये जो ड्रग है ये एल्जाइमर से रिलेटेड है। आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मीटी स्क्रिप्ट। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इस स्क्रिप्ट को रिवाइव करने की बात की जा रही है। और अगर मैं बात करूं कि ये स्क्रिप्ट कौन से रीजन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी तो मणिपुर की ये एक स्क्रिप्ट है जो कि बहुत पुराने टाइम पे या फिर 10th या फिर 11th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पे आपको मणिपुर वाले रीजन में इस स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हिंदुइज्म का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा तो उस वजह से इस स्क्रिप्ट का जो यूज़ है वो बहुत कम हो गया और अल्टीमेटली यहाँ पे जो बंगाली स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई। तो इसी को ही रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म की वजह से इसका जो यूज़ है डिसयूज़ होना शुरू हो गया एक तरह से, या फिर इसका यूज़ कम हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इवन अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में तो मीती स्क्रिप्ट जो है उसने टाइम के साथ साथ यहाँ पर इवॉल्व किया है। हालांकि 8th और 7th सेंचुरी के अराउंड भी मणिपुर वाले रीजन में ये देखने को मिलती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे 14-15 सेंचुरी तक आते आते 16th सेंचुरी तक आते आते इस स्क्रिप्ट ने इवॉल्व कर लिया। और यहाँ पे इवन आपको एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर जो कि आपको मणिपुर वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में था तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपको MCQs में देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।